हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पढ़ा रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने मैकेनिज्म ऑफ मतलब ब्रीदिंग में पढ़ा चला आया था, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मतलब करना था। इंस्पायरेशन मैंने करा दिया था। इंस्पायरेशन में मैंने एक चीज़ छूट गया था, जिसे आप जनरली आप छूटा नहीं था, मैं लैंग्वेज में कवर कर दिया था, लेकिन एक था पॉइंट जो आप एज अ शॉर्ट पॉइंट में समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस अगर होता है तो इंस्पायरेशन है कि एक्सपायरेशन। तो ये डायग्राम के थ्रू था, वो लिखा हुआ था, मैंने बताया नहीं था, तो लिख सकते हैं वहाँ पर इंस्पायरेशन वाला में रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, पॉइंट एक था। इसमें क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड। रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड मतलब होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इंस्पायरेशन करते हैं, तो रिब्स होता है और उसके साथ जो स्टर्नम अटैच होते हैं वो रेज हो जाते हैं, वो ऊपर उठ जाते हैं। और एक चीज़ का पॉइंट मैंने लिखा दिया था मेनली में, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है थोरैक्स का इंक्रीज हो जाता है। और एक पॉइंट था वो भी बता दिया था, डायफ्राम कंट्रैक्टेड। ये मेन थिंग पॉइंट था, इससे आप पता कर सकते हैं कि इंस्पायरेशन है कि एक्सपायरेशन है। शॉर्ट पॉइंट में बता दिया कि अगर ये रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड होता है और वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो जाता है और डायफ्राम कंट्रैक्टेड हो जाता है, तो इसमें समझ लीजिए कि ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। और जस्ट अपोजिट एक्सपायरेशन में होता है, रिब्स एंड स्टर्नम फॉल्स डाउन होगा, मतलब पीछे की ओर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो जाएगा और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपायरेशन का पार्ट। लेकिन वो मैं ही बता देता हूँ, सब डिटेल में अभी लिखा देता हूँ, जरा चीज पढ़ा देता हूँ, लेकिन मैंने ये तीनों चीज़ याद रखी, इससे पता चल जाता है कि इंस्पायरेशन का ये प्रोसेस है। ये मैंने याद रखिएगा। अब आ जाता है मतलब एक्सपायरेशन का प्रोसेस। एक्सपायरेशन में मेनली होता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर होता है ना, जैसे हम लोग क्या होता है इसमें मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम इनटू टू आउट। मतलब हमारे लंग्स से जब इन्वायरमेंट में जो एयर आता है उससे हम एक्सपायरेशन करते हैं। ये लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ एयर to out from our body। तो आउट के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं आउट ऑफ इन्वायरमेंट, या एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट और जब हम एयर को एटमॉस्फेयर में लाते हैं अपने बॉडी के अंदर, लंग्स के बाहर, तो उससे हम एक्सपायरेशन करते हैं। एक्सपायरेशन एक तरह से सांस को छोड़ना, सांस को लेना हो जाता है इंस्पायरेशन और सांस को छोड़ना हो जाता है एक्सपायरेशन। तो वो एक्सपायरेशन मतलब हो गया। उसमें था ना कि डायफ्राम कंट्रैक्ट था, इसमें आप लिख सकते हैं डायफ्राम रिलैक्स्ड। डायफ्राम स्पेलिंग क्या है, डायफ्राम डायफ्राम रिलैक्स्ड। डायफ्राम इसमें रिलैक्स हो जाता है जब आप सांस छोड़िएगा तो प्रेशर बनता है, ये पूरे बॉडी का पार्ट जो है ना ये रिलैक्स में आ जाता है। एंड डायफ्राम रिलैक्सिंग आउट ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एंड मूव्ड आउटवर्ड।
डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ऊपर की ओर मूव कर जाता है, वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज हो जाता है, यही बताया था। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो जाता है, जस्ट अपोजिट है उसके जैसा। यहाँ पर जस्ट पीछे लिखा था ना, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो जाता है इंस्पायरेशन में, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो जाता है एक्सपायरेशन में। हो गया 3 पॉइंट हो गया। क्वेश्चन 5 पॉइंट वहाँ दिखाया गया था, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। हाँ, जो बताया था रिब्स एंड स्टर्नम होता है रेस्ट अप हो जाता है, इसमें था रिब्स एंड स्टर्नम comes to original position। रिब्स एंड स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन हो गया, comes to या returns to ऐसे रिटर्न्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रिटर्न भी लिखा है, रिटर्न्स टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से बाहर इसलिए ले जाता है कि एक वर्ड का वैल्यू हो जाता है। रिब्स एंड स्टर्नम कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव आउटवर्ड होता है, मूवमेंट ऑफ एक्सपायरेशन का बात हो जाता है। उसके बाद 2-3 पॉइंट और है जो है, ये मैंने याद होगा कि इंस्पायरेशन ने बताया था ये कि अकर कैसे होता है। तो इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर होता है, इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये अकर करता है, अकर इफ इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर है ना, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये अकर का होता है, अकर याद कीजिएगा, इंस्पायरेशन में जब पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में 2-3 दिन पहले, अकर इफ इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर इज लेसर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर का जो इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर होता है वो लेस होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन की बात करते हैं, जब छोड़ने की बात करते हैं, तो इंट्रा जब अंदर का प्रेशर बाहर होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर से, तभी एक्सपायरेशन हो सकता है। ये देखिएगा, अकर इफ इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया अकर हो गया। ये अकर कैसे होता है, क्यों होता है, ये बता दिया मैंने, उसमें भी बता दिया था कि पॉइंट गौर कीजिएगा, अकर उसमें भी लिखाया तो अकर इसमें भी लिखाया था, और इसमें तो बता दिया डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होता है, जो हार्ट के बीच में रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, यहाँ पर तो पॉइंट बड़ा है, लेकिन आप ये पॉइंट 5 याद रखिए, मैं और मिटा कर अगला पॉइंट दिखाता हूँ, ये सब याद रखिएगा, देख लीजिए, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। एक आ जाता है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ये कोई मसल्स ऐसी कोई मसल्स है नहीं, एक तरह से हमारे रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में जो खाली जगह होते हैं ना, उस खाली जगह में जो मसल्स होते हैं भरे हुए, उस मसल्स को नाम दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा इंटरकोस्टल मसल्स। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, जिसे बताया था, तो मैंने बता दिया कि डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। इसमें भी एक पॉइंट है, डायफ्राम मतलब साथ में दिया हुआ है, लेकिन लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं उसको डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। इसमें तो इसको भी इंटरकोस्टल मसल्स को भी रिलैक्स किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब स्टर्नम और रिब्स जब रिलैक्स होंगे, जब नीचे की ओर आएंगे, तो उसके रिब्स के जो मसल्स भी वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं।
उसके बाद होता है ये जब रिलैक्स हो जाते हैं तो डिक्रीज कर देते हैं। हाँ, जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक, हाँ डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, हाँ तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर एंड इंक्रीज द पुल्मोनरी प्रेशर। हाँ, जब ये इंक्रीज द पुल्मोनरी प्रेशर, अब डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, जब ये मसल रिलैक्स हो जाएगा तो यहाँ पर जो इनकी जो जगह बना हुआ था वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज कर जाएगा, सब अपने अपने जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो ऊपर हुआ था वो नीचे की जब आएंगे तो अपने प्रेशर में जो यहाँ पर प्रेशर बना हुआ था, वॉल्यूम जो बना हुआ था वो वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर हो जाएगा डिक्रीज। जब ये इधर आए यहाँ पर जो जगह बचा था डायफ्राम के ऊपर नीचे जो गैप था वो अपने अपने जब ओरिजिनल पोजीशन पर अगर सब चीज़ आते हैं तो वो वॉल्यूम है जो थोरैसिक चैम्बर का यहाँ पर का जगह डिक्रीज हो जाएंगे एंड इंक्रीज द पुल्मोनरी प्रेशर, एंड फिर प्रेशर अंदर बनाएंगे। इन पुल्मोनरी प्रेशर है जो इनकी प्रेशर को पुल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द पुल्मोनरी प्रेशर। और उसके बाद यही है जो लीड्स टू एक्सपायरेशन। ये प्रोसेस चलते रहता है, फिर इंक्रीज पुल्मोनरी प्रेशर होगा, फिर हम लोग सांस लेंगे, फिर इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर इंक्रीज होगा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर में, फिर ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो ये एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का प्रोसेस जीवन में चलते रहता है। तो ये मेन चीज़ हो गया जो लीड्स टू एक्सपायरेशन का एक्सपायरेशन को लीड्स करता है। एक पॉइंट है सर, ऑन द एवरेज जो होता है, ऑन द एवरेज ब्रेथ जो होते हैं लोग 12 to 16 एनसीईआरटी में क्या है ना 12 to 16 टाइम जो होते हैं भी ऑन एन एवरेज 12 to 16 टाइम्स वुमेन टेक्स ब्रेथ इन अ मिनट, takes breath on the average 12 to 16 women takes breath in a minute। इसको लिखेंगे 12 to 16 times per minute। मतलब 12 से 16 बार जो होता है एक हेल्दी पर्सन जो होते हैं तो वो सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं 1 मिनट। एनसीईआरटी का ये डाटा आ जाता है क्वेश्चन के रूप में, तो ये आप याद रख सकते हैं। और कोई तो बड़ी बात है नहीं, इसमें छूटा हुआ है दो एनसीईआरटी में मेन लाइन है जो सेम क्वेश्चन को लिखना नहीं है, लेकिन अगर देख लेते हैं, अगर जरूरी होगा तो मैं लिखा दूंगा। हाँ, एक है यहाँ पर स्पायरोमीटर, क्वेश्चन आता था स्पायरोमीटर से, लेकिन अब नहीं आ रहा। स्पायरोमीटर है जो होता है ना, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे ह्यूमन हेल्दी बॉडी में वॉल्यूम जो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है वो नापने का काम करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, स्पायरोमीटर है हमारे वॉल्यूम में, जैसे यहाँ पर बताया ना पुल्मोनरी प्रेशर, वॉल्यूम, थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम जो डिक्रीज इंक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीज कब हो जाता है इंक्रीज कब हो जाता है, वो नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम लोग स्पायरोमीटर रखे हुए हैं एनसीईआरटी के रूप से। जो स्पायरोमीटर होता है वो हम लोग वॉल्यूम एडिशनल इंटरनल आउटर जो प्रेशर वॉल्यूम होता है इंक्रीज डिक्रीज उसको नापने का काम करता है। यहाँ पर पुल्मोनरी फंक्शन ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ ब्रीथिंग मूवमेंट। हाँ, स्पायरोमीटर के थ्रू हमको पता चलता है कि हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालते हैं, तो ये सब के लिए काम आता है स्पायरोमीटर। और एडिशनल जो मसल्स होते हैं ना वो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में मदद करते हैं। तो मेनली यही था एक्सपायरेशन, और कोई तो बड़ी बात तो है नहीं इसमें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। ये आप याद रखिएगा, ये सारा 7-8 पॉइंट एक्सपायरेशन में भी आ गया है, ये याद रखिएगा। ये डाटा आ जाता है, स्पायरोमीटर याद रख सकते हैं।
वॉल्यूम जो हम लोग कितना एयर अंदर लेते हैं और कितना एयर बाहर निकालते हैं, ये स्पायरोमीटर बताता है। तो ये देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना है। एक्सपायरेशन कंप्लीट हो गया और मैकेनिज्म आज होता है एक्सपायरेशन रेटिंग का मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाता है रिस्पायरेटरी एक्सचेंज। तो ये एक टॉपिक है, ये भी है 15-20 मिनट का टॉपिक जो मैं पढ़ा दूंगा अगले वीडियो में। रिस्पायरेटरी एक्सचेंज इसमें होता है ना, CO2 और O2 एक्सचेंज होते हैं ना, घाना काबा वेन अरोटा से, वो हार्ट के टिश्यू में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वैल्यू होता है, वो सब है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड लोग भी रिवीजन कर सके फास्ट में 15-20 मिनट की वीडियो से। तो रिवीजन करने में उनको बेहतर होगा, जो टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन हो जाएगा तो उनको भी पता चलता है ना कि कौन सा टॉपिक कमज़ोर है। जिस टॉपिक आपको वीक लग रहा है वो टॉपिक आप यहाँ से देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।